हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल MSc सगालिम में स्वागत है दोस्तों। चलिए, तो कल के वीडियो में हमने लेसन 12 को किए थे। आज लेसन 13 नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो चलिए, आप सब भी इन सभी क्वेश्चनों को अपना नोट कॉपी में नोट करिएगा और देखते चलिएगा। आप एक भी क्वेश्चन स्किप कर आगे मत जाइएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को लगातार एक तरफ से कंटिन्यू देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। साथ साथ अगर आप चैनल पे अगर नए जुड़े होंगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और साथ साथ देखिएगा एक और बात कि ये जो भी क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल क्वेश्चन इस लेसन का पूरा निचोड़ है दोस्तों। इतना क्वेश्चन से बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस लेसन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्न में कौन संभारिक है? तो इससे पहले दोस्तों समझिएगा, समस्थानिक और संभारिक। एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। तो पहले इस चीज को देख लीजिएगा। समस्थानिक किसको कहा जाता है, संभारिक किसको कहा जाता है? समस्थानिक, सम स्थान यानी कि स्थान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। स्थान क्या होना चाहिए? समान। और स्थान यानी कि क्या? तो परमाणु संख्या। वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या क्या हो? समान। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान। तो परमाणु संख्या समान होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन संख्या भी समान होगा और वहां पे क्या होगा? तो प्रोटॉन संख्या भी समान होगा। यानी कि अगर कोई दो तत्व है जिसका स्थान समान हो, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, यहां पे अप्रूप की भी बात आ जाता है दोस्तों। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या अगर समान होगा यानी कि स्थान समान होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। लेकिन अगर भार समान होगा यानी कि द्रव्यमान समान होगा, क्या समान होगा? द्रव्यमान, एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होगा तो उसे हम समभारिक। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में ही परिभाषा छिपा हुआ है, समभारिक यानी कि भार समान। तो अगर भार समान होगा तो समभारिक कहलाएगा और परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगा तो समस्थानिक कहलाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और साथ साथ यहाँ पे एक और बात बता देते हैं, क्या चीज? अप्रूप। क्या चीज दोस्तों? अप्रूप। एक होता है अप्रूप होता है, एक समस्थानिक होता है दोस्तों और एक अप्रूप होता है। तो समस्थानिक समझ में आ गया और अप्रूप भी आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हीरा का अप्रूप क्या होता है? कार्बन के अप्रूप क्या है? तो कार्बन के अप्रूप हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। और एक समस्थानिक होता है जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 ठो समस्थानिक। क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है? आपको ये दिखा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? तो ये है, ये 1 और 2 है यानी कि ड्यूटेरियम है। और ये क्या है? तो ये ट्राइटियम है। और ये क्या है? तो ये प्रोटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए एक होगा और द्रव्यमान अलग अलग है। तो ये क्या है? समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और 3 को ट्राइटियम कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कौन संभारिक है? यहाँ पे कौन संभारिक है? तो आप देख लीजिए, संभारिक का तो परिभाषा भी यही बताएं। क्या समान होना चाहिए? तो परमाणु संख्या समान होना, द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, संभारिक कहलाएगा। तो यहाँ पे तो आपको बल्कि डायरेक्टली दिया हुआ है, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, परमाणु संख्या भी दिया हुआ है। तो द्रव्यमान यहाँ पे 30 है तो ये समान है, यानी कि द्रव्यमान समान, तो संभारिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर समस्थानिक का बात कह दिया जाता दोस्तों तो यहाँ पे समस्थानिक ही है। 1 समस्थानिक, 2, 1 2 3 समस्थानिक ही है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, इस क्वेश्चन को बदल भी दिया जा सकता है। क्या? निम्न में से कौन क्या चीज? यहाँ पे 1 कर दिया जाता है। निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो ये समस्थानिक में नहीं होता, आंसर इसी को होना है। चलिए अब ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक तत्व है, कौन सा तत्व है? यूरेनियम। 92 235। 92 क्या है? तो परमाणु संख्या और 235 द्रव्यमान संख्या। 92 235
परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, तो ये जो 92 लिखा हुआ है ना, ये 92 ही क्या है, तो ये है परमाणु संख्या, इसी को कहा जाता है प्रोटॉन संख्या, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन संख्या, और इसी को कहा जाता है परमाणु संख्या। तीनों चीज इसी को कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। हमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या, तो जो नीचे दिया हुआ रहता है ना, यानी कि परमाणु संख्या, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना, 92। बट यहाँ पे इसी क्वेश्चन में क्या कह देता, न्यूट्रॉन संख्या, क्या बोल दिया जाता दोस्तों, न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा। अभी तो आंसर क्या हो गया, 92, बट न्यूट्रॉन अगर होता तो इसका आंसर क्या हो जाता। तो न्यूट्रॉन के लिए आपको सूत्र बताया गया है, न्यूट्रॉन के लिए क्या, A-Z। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, A-Z, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो क्या कर लेंगे, 235 माइनस 92 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 खत्म, 3 यानी कि 143। क्या हो जाता है आंसर, 143 हो जाता दोस्तों। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चनों को, यानी कि आज का लेसन जो 13 है नाभिक, ये पूरे नाभिक को हमने पोस्टमार्टम करके क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, चीर फाड़ करके रख देना है दोस्तों, एग्जाम में तो छोड़ना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोडियम के परमाणु में उपस्थित है, सोडियम के परमाणु, तो पहले चलिए सोडियम देख लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के पहला समूह में है, इसको क्षारीय धातु भी कहा जाता है। कौन है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23 होता है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या अगर जानना रहे तो कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे, अभी सूत्र बताएं, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में से 11 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज, न्यूट्रॉन संख्या, ये हो गया क्या चीज, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या हो गया, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सोडियम के परमाणु में उपस्थित है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है सभी। तो देखिए क्या है, प्रोटॉन कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, न्यूट्रॉन 12। तो दोस्तों मिल तो गया, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और न्यूट्रॉन 12, तीनों चीज मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो इतना निचोड़ आपको मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे सोडियम ना रहे, यूरेनियम न रहे, सोना रह सकता है, चांदी रह सकता है, पारा रह सकता है, सीसा रह सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है। यानी कि 2 न्यूट्रॉन है और उनके बीच लगने वाला बल, तो उसके बीच लगने वाले बल को कौन सा बल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा बल के नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा ये नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। कौन सा बल, नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात गुरुत्वीय बल जानते हैं, चुंबकीय बल जानते हैं, और सभी तो हो नहीं सकता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेडियो सक्रियता की घटना किससे संबंधित है। रेडियो सक्रियता की घटना किससे संबंधित है, नाभिक के क्षय से, इलेक्ट्रॉन के क्षय से, नाभिक विखंडन से, या सभी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिक के क्षय से। रेडियो सक्रियता में क्या होता है, नाभिकीय क्षय होता है। क्या होता है, नाभिकीय क्षय, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6 क्या है, एक अल्फा कण बना होता है। अल्फा कण किससे बना होता है, तो अल्फा कण बना होता है दोस्तों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है, इसके बाद अलग होगा उसको आप नहीं मारिएगा। तो देखिए आपको बताए थे गाय, पदरी, असुरेदी, गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य और रक्त सूक्ष्म, रेडियो दीर्घ। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य और रक्त सूक्ष्म, रेडियो दीर्घ। तो यहां से आप देखिए जो अलग है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब देखिए इसमें क्या अल्फा कण कहीं चर्चा किया गया, अल्फा कण नहीं, लेकिन गामा शुरुआत में है, एक्स दूसरा नंबर पे है,
पराबैंगनी, यहाँ पे देखिए पराबैंगनी ही है, लेकिन अल्फा किरण का कोई चर्चा नहीं हुआ, तो अल्फा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक आप याद रखिएगा, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से लगा लीजिएगा, वरना ऑप्शन रटते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये ट्रिक रखिए, गाये पदरी असुरेदी, इसको कंप्लीट रखिए, बस काम बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसको समझेंगे, आपको बताया गया है, क्लास में भी बताए हैं कि एक ठो अल्फा निकलेगा और एक ठो बीटा निकलेगा, तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे अल्फा निकलेगा तो परमाणु पर और उसका द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अल्फा निकलता है तो 2 चार की कमी होती है, क्या होती है, 2 चार की कमी होती है, यानी कि एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी होगा। इसके बाद बीटा निकलेगा तो यहाँ पे 1 का वृद्धि होगा, क्या होगा, 1 का वृद्धि होगा और द्रव्यमान संख्या में 0 होगा, द्रव्यमान संख्या में 0। तो क्वेश्चन अब देखिए, ये इस चीज को आप याद रखिएगा, अल्फा निकलने से 2 चार की कमी, 2 चार की कमी यानी कि परमाणु संख्या में 2 कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी। बीटा निकलने से परमाणु संख्या में 1 वृद्धि, द्रव्यमान संख्या 0। तो देखेंगे जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु एक बीटा यानी कि क्या निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, तो बीटा कण का उत्सर्जन होने से क्या होता है, परमाणु संख्या में 1 वृद्धि होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा परमाणु भार, परमाणु भार में क्या होता है, तो परमाणु भार में तो दोस्तों 0, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि 0 यूनिट का परमाणु भार घटता है या बढ़ता है, कुछ भी है तो 0 है, क्या है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, एक अल्फा निकलने से 2 चार का कमी होगा और एक बीटा निकलने से 1 का वृद्धि होगा परमाणु संख्या में। अब यहीं पे 2 अगर कह दिया जाता है कि 2 अल्फा निकलेगा या 2 बीटा निकलेगा, तो 1 अल्फा निकलने से 2 चार का कमी, तो 2 अल्फा निकलने से 2 दूनी की 4, 8 का कमी हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बीटा निकलने से 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 2 बीटा निकलने से 2 का वृद्धि होगा, 3 बीटा निकलने से 3 का वृद्धि होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करिएगा, अच्छे से कंप्लीट रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें किस किस क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युतीय क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र में बीटा किरणें विक्षेपित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, किसी की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप बताइए कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा किरणें। कौन सा हो जाएगा, गामा किरणें का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा किरणें का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पे एक बात और बता दे रहे हैं, तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाएगा, यानी कि सबसे कम गामा का और सबसे ज्यादा दीर्घ का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य जिसका कम, भेदन क्षमता उसका ज्यादा, तरंग दैर्घ्य जिसका कम उसका भेदन क्षमता ज्यादा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका भेदन क्षमता कम, तो भेदन क्षमता इसका कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लग गया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 11, किसी तत्व का परमाणु जिनका द्रव्यमान भिन्न है परंतु संख्या समान है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और परमाणु संख्या समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, क्या समान है, संख्या समान है, यानी कि स्थान समान है, स्थान समान तो क्या कहला जाएगा, समस्थानिक। अभी हम पहले ही दूसरा क्वेश्चन में बताए हैं, पहला क्वेश्चन में समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, आपको सब क्वेश्चन बताया गया। तो यहाँ पे स्थान समान यानी कि समस्थानिक, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाइड्रोजन बम किस घटना पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस घटना पर आधारित है। घटना क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन, यानी कि दोनों और सभी। तो हाइड्रोजन बम और सूर्य ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, क्या, नाभिकीय संलयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है। दोस्तों नियंत्रक छड़, सबसे पहले देखेंगे नियंत्रक छड़ का काम क्या है। तो नियंत्रक छड़ का काम न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना का है रिएक्टर का, नियंत्रक छड़ का काम है।
अब नियंत्रक छड़ के रूप में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, बोरॉन तथा कैडमियम, बोरॉन तथा कैडमियम, बोरॉन तथा कैडमियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में कैडमियम है तो कैडमियम पे लगाइए, बोरॉन है तो बोरॉन पे लगाइए, दोनों है दोनों पे लगाइए। यहाँ पे दोनों के छड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बोरॉन और कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नाभिक का घनत्व कितना होता है? नाभिक का घनत्व कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.29 गुणा 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब। कितना होता है? 2.29 गुणा 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? X कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 84 है और द्रव्यमान संख्या 202 है। कोई एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान संख्या 202 है, ठीक। पहले एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, पहले एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है और बाद में एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। सबसे पहले क्या निकलता है? अल्फा कण। इसके बाद क्या उत्सर्जन करता है? बीटा कण करता है। तो उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? उस तत्व का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो अभी आपको बताए थे अल्फा कण निकला होगा। अगर एक अल्फा कण निकलेगा, एक अल्फा कण निकलेगा तो क्या करेगा? 2 4 का कमी करेगा, 2 4 का कमी करेगा। तो पहले से हमको क्या ध्यान देना है? परमाणु संख्या पे चर्चा करना है। तो परमाणु संख्या पहले से कितना है? 84 है। तो 2 का कमी हो गया तो कितना बच गया? 82 बच गया। कितना बच गया? 82। अच्छा, जब एक ठो फिर बीटा कण निकलेगा तो बीटा कण निकलने से भी क्या बताएं? बीटा कण निकलने से क्या होता है? तो बीटा कण निकलने से 1 का वृद्धि होता है। 1 का वृद्धि किस में? परमाणु संख्या में। तो 82 हो गया था, 1 बढ़ जाएगा तो 82 और 1 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 83। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सपोज इसी क्वेश्चन में परमाणु संख्या के जगह पे यहाँ पे परमाणु भार का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि बताइए परमाणु भार क्या होगा, तो आप क्या बताते? तो परमाणु भार कितना था? 202 और घट के कितना हो गया? 4 का कमी होने से तो 198 बच गया। कितना बच गया? 198। और बीटा निकलने से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो जाता है? 198। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या आप आराम से टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा निचोड़ मिलेगा, आप चैनल पे बने रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करता है? विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं कर सकता? तो आप बताइए। यहाँ पे जो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। उदासीन को ही कोई त्वरित नहीं कर सकता है। तो उदासीन कौन है? तो उदासीन न्यूट्रॉन है। उदासीन कौन है? न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गामा किरणों की उच्च भेदन शक्ति का क्या कारण है? गामा किरण का भेदन शक्ति क्या होता है? ज्यादा होता है। भेदन शक्ति गामा किरणों की उच्च भेदन शक्ति क्या क्या कारण है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या है? कम तरंग दैर्ध्य, अधिक तरंग दैर्ध्य, आवेश का न होना या अधिक आवेश के कारण। तो देखिएगा दोस्तों, कम तरंग दैर्ध्य तो भेदन क्षमता अधिक। अभी तुरंत पीछे बताए थे गायपद्री असूर्यदी वाले ट्रिक में कि अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा, तो भेदन क्षमता अधिक, और तरंग दैर्ध्य अधिक तो भेदन क्षमता कम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भेदन क्षमता का शक्ति उच्च है, तो उच्च होने का कारण क्या है? तरंग दैर्ध्य कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म की आयु किससे पता किया जाता है? कोई जीवाश्म है, उसका आयु पता करना है। वैज्ञानिकों इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक लोग हैं, वे जीवाश्म का बताते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो उस जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का। किसका? कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 13 लेसन 13 के लिए मस्ट 18 वीवीआई क्वेश्चन हमको मिला, जिसको हमने आपको सामने रखे, इसका निचोड़ पूरा कर दिया। जितना पोस्टमार्टम ऑपरेशन हो पाया, जितना इसका चीरफाड़ हो पाया हमने उतना पूरा काम कर दिया दोस्तों। अब आपका काम है पूरा इसको नोट कॉपी में कंप्लीट कर लेना और वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लेना, ताकि एग्जाम में आपको अफसोस न आए दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद।